जी हाँ बोलिए। लास्ट टाइम में क्या पढ़ा था? पिछले समय हमने क्या पढ़ा था? लोग बता सकते हैं मुझे? मिस तत्सम तत्सम तद्भव। तद्भव। हाँ, तत्सम तद्भव और विदेश, विकारी और अविकारी। देशज, विदेशी, संकर, अविकारी और विकारी शब्दों के बारे में आपको बताया था कि ये सब क्या होता है। ठीक है, आपको क्लियर है तद्भव और तत्सम शब्द क्या है? यस मैम। आसीन, सिया, निधि, गौरव, शिवांजलि, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। हाँ जी बेटा, ऑन ही रखिएगा, एट द एंड तक ऑन ही रखना है आप लोगों को। मतलब एटलीस्ट मुझे समझ में आ रहा है कि आप सामने हो तो आप क्या कर रहे हो, आपको समझ रहा है कि नहीं। और नहीं समझता है तो पूछिए, ठीक है। आगे सारे शुरू करें हम लोग। ठीक है, देखिए हमने तद्भव और तत्सम शब्द पढ़े थे। ठीक है, अब तद्भव और तत्सम शब्द के लिए मैंने आपसे कहा था कि इनका उपयोग मतलब कैसे, जब हम भाषा पढ़ते हैं, जब हम इसका उपयोग लिखने में करते हैं तब इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। और उस दौरान कैसा होता है कि आपको एक आधा प्रश्न भी आता है कि ये वाक्य है या एक पैसेज जिसमें से तद्भव या तत्सम शब्द बाहर निकालिए। अब मुझे बताइए तद्भव, तद्भव शब्द आप किसे बोलेंगे? किसे कहा था हमने तद्भव शब्द क्या होता है, बताइए। बोलिए, शुद्ध तद्भव शब्द, शब्द क्या होता है? हाँ जी, प्योर वर्ड्स हिंदी के। तद्भव शब्द क्या होते हैं, बताइए। मिस जो शब्द वैसे के वैसे संस्कृत से हिंदी में आए हैं। और तत्सम क्या होता है फिर शिवांजलि? मीन्स तद्भव शब्द मतलब प्योर वर्ड्स, शुद्ध शब्द। आप लोग अगर इस तरह से ध्यान देंगे तो फिर हो गया कल्याण आपका भी और मेरा भी, दोनों का। बेटा मैंने आपको क्या बोला था, जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसका थोड़ा शॉर्ट में लिख लीजिए, नहीं तो सीधे अपने आपके पास में इसकी सरस हिंदी की व्याकरण की किताब है, उसे ओपन कीजिए। ठीक है, सबसे आसान तरीका। और जो भी मैं बोलती हूँ उसे लिख लीजिए आपकी सहूलियत के लिए। कारण ये है कि देखिए, अभी मैंने आपसे पूछा तत्सम शब्द क्या है। ठीक है, तत्सम शब्द क्या है, ये मैं आपको हर बार 10 बार बोल बोल के इसलिए बार दोबारा दोबारा रिपीट कराती हूँ कि कैसे होता है कि आप लोगों को वो चीजें दिमाग में बैठ जानी चाहिए, याद रहनी चाहिए। अभी मैंने आपसे पूछा तद्भव क्या है, तो आप कह रहे हैं संस्कृत के वो शब्द जो वैसे की वैसे हिंदी में इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, तो संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में जैसे कि जैसे इस्तेमाल किए गए हैं वो तद्भव नहीं, वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए कि जो शब्द वैसे की वैसे ही, बिना किसी उसमें विकृति के, बिना किसी बदलाव के संस्कृत के शब्द हिंदी में उपयोग किए जाते हैं उसे आप तत्सम शब्द कहते हैं। तत् मतलब वैसा ही और सम मतलब समान, उसके समान, वैसा की वैसा, ये अर्थ भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द क्या होता है, जो कि संस्कृत के जो शब्द हिंदी में आए उसे विकृत कर दिया गया, मतलब उसे बिगाड़ दिया गया या उसे अलग कर दिया गया। जैसे कि मैंने आपसे कहा था संस्कृत में अगर आम्र कहा जाता है तो हिंदी में उसे आम कहा जाता है। संस्कृत में उसे गृह कहा जाता है तो हिंदी में विकृत शब्द में उसे घर कहा जाता है। सूर्य सूरज, अग्नि आग, याद आया आपको? यस मैम। यस मैम। बेटा ये बेसिक छोटी छोटी सी बातें हैं, मैं आपसे फिर कह रही हूँ, आपको ये चीजें बार बार कोई बताने वाला नहीं है। इसके ऊपर से प्रश्न आते हैं या कोई शब्द आता है तब आपको बड़ी तकलीफ, बहुत डिफिकल्टी होती है इसे समझने के लिए। तो ये बेसिक है बेटा, इसे समझ लीजिए, इसे याद रखिए और बिल्कुल आसान ले लो कि जो शब्द वैसे की वैसे आए वो तत्सम है और जो थोड़े बिगड़ के आए हैं वो तद्भव है। ठीक है,
साधारण आसान सी भाषा में, मैं बहुत ज्यादा साहित्यिक भाषा का प्रयोग करने को आपको कभी भी नहीं बोलती। जो आपके लेवल में आपको याद रह जाए, बस सिर्फ उसी भाषा का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अगला हमने लिया था देशी शब्द हैं, देसी, देशज। देशज वो शब्द हैं, कौन से शब्द हैं देशज? गरिमा बता सकते हैं आप? देशज शब्द, मैम देशज शब्द यानी उसमें हम अंग्रेजी का कोई भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, हिंदी होती है बस। और कोई बता सकता है? सिया, निधि, यासीन, शरण्या, धनश्री, गौरी? मैम बता जिसमें सकते? विदेशी शब्द नहीं होते, विदेशी शुद्ध शब्दों का इंग्लिश प्रयोग होते नहीं हैं। होता। अच्छा, जिसमें विदेशी शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। देखिए, देसी शब्द मैंने आपसे कहा था, ये बराबर है कि हिंदी बोला है, हिंदी जो हम बात करते हैं, देसी भाषा में बात कर रहे हैं, तो देखिए हम हिंदी में बात करते हैं तो अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग तो होगा ही नहीं, ठीक है। और इसको देसी, देशज शब्द, शब्दों की पहचान करना सीख लीजिए। यहाँ पर आपसे कहा देशज या देशी, मतलब देसी शब्द कौन से हुए? जो मैंने आपसे कहा था, जो संस्कृत से जिनका कोई संबंध नहीं है, जो हमारे आसपास के प्रांतीय भाषाओं से लिए गए शब्द थे। याद आया? ये शब्द भारत की भिन्न भिन्न प्रांतीय और आदिम भाषाओं से लिए गए शब्द हैं, जैसे लोटा, पगड़ी, जो किसी गांव में या किसी, बोलते हैं कि हम ऐसे रूरल एरिया में बोले जाते हैं, जैसे कोई किसी आदिवासी भाग में बोले जाते हैं, उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता देती हूँ कि जहां बात आई थी, गांव के शब्दों की बात आई थी कि हिंदी में वो शब्द, तो मैंने आपसे कहा था ये उन्हीं गांव कस्बों के शब्द हैं जो कि हिंदी भाषा बोलते हैं, जैसे यूपी है, एमपी है, राजस्थान है, बिहार है, हरियाणा या दिल्ली के आसपास की जो गांव शहर गांव होते हैं, उनमें से ली गई भाषाओं के ये शब्द हैं जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं या हिंदी में उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। अब आप, अगर हम हिंदी, जैसे हम महाराष्ट्रियंस हैं, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, फिर हम महाराष्ट्र में रहने वाले कोई मारवाड़ी भी है, कोई गुजराती भी है, कोई पंजाबी भी है, कोई बंगाली भी है, कोई भी है, और उसके बाद हम अगर मराठी भाषा बोलते हैं, सालों से अगर वो भाषा वैसी बोली चली आती है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी भाषा में एक मराठी शब्द का एक अंश आ ही जाता है। वैसे ही हिंदी बोलते समय हिंदी भाषी लोगों ने अपने गांव कस्बे या अपने जो प्रांतीय भाषाओं का छोटा छोटा सा उस पर इम्पैक्ट, छोटा छोटा उस पर उसका असर हो गया, और उसकी वजह से वो शब्द देसी शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण के लिए बोला था, खिचड़ी, लोटा, खाट, बराबर है ना, ये सारे शब्द हैं जो कि ग्रामीण भागों में लिए जाते हैं। गांव, अब गांव से तो शहर बने, बराबर है ना, गांव से तो शहर बने हैं, लेकिन तब ये लिए जाते थे। अभी हम क्या बोलते हैं? आइए, वो पलंग पर बैठा है, ऐसे बोलेंगे, अरे वो खाट पे बैठा है। अभी खाट किसे कहते हैं मैंने आपको ये भी बताया था। वो खाट का प्रयोग थोड़ी लोग अपने घरों में आजकल करते हैं। अपन क्या, अपन पलंग पे सोते हैं, बेड पे सोते हैं, सोफे पर बैठते हैं, आप ऐसे थोड़ी चटाई पे बैठा है, चटाई शब्द है वो। ये चीजें जो कि मैंने आपको बोला था कि पाश्चात्य संस्कृति जब हमारे देश में आई तो वो अपने साथ अलग से शब्द लेकर आई, और अब हम उन्हें वैसे ही बोलते हैं। लेकिन जो पिछले शब्द थे, जो पिछली भाषाएं थी, जो ग्रामीण भागों में इस्तेमाल की जाती थी, जिन वस्तुओं को जो कहा जाता था, अब ना वो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, ना उन शब्दों का इतना, लेकिन शब्द कुछ रह गए, ठीक है। अब लोटे के लिए आप मग का इस्तेमाल करते हैं, मग्गे का मग्गा शब्द बोलते हैं, मग बोलते हैं, है ना, तो वो लोटा शब्द है। चलिए, हो गया ये देशी। और विदेशी वो शब्द जो विदेश से आए हैं, जरूरी नहीं अंग्रेज से, अंग्रेजी है, वो अफगानी भी है, वो ईरानी भी है, वो पुर्तगीज भी है। उसके बाद वो अलग अलग, जैसे कि हम कह सकते हैं कि मैंने आपको बोला था कार, बैंक, औरत, कुली, ये अलग अलग आपको उदाहरण दिए थे, ठीक है। याद आया सभी को कि हमने क्या पढ़ा था पिछले टाइम? याद रखिए, तो आपके लिए जरूरी है। अब विकारी अविकारी शब्द का भी एक बार ब्रीफिंग कर देती हूं मैं। विकारी वो शब्द होते हैं जिनके लिंग, रूप, वचन कारक के आधार पर बदले जाते हैं।
और अविकारी वो हैं जिनका रूप, लिंग, वचन और कारक पे कोई परिवर्तन नहीं होता, वो वैसे की वैसे होते हैं। जैसे मैंने कहा था वो लड़का, लड़की, और उसके बाद कहा था मैं, तेरा, अच्छा, अच्छी, ठीक है। लेकिन अविकारी में ऐसा नहीं होता, वहां कोई नाम, कोई जेंडर का पता नहीं चलता। वहां सिर्फ इतना कहा जाता है, यहाँ, वहां, इसका, उसका, तुम्हारा, हमारा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपको? यस मैम। ये अब देखिए, इन चीजों को या तो लिख लिया कीजिए या अपने दिमाग में ऐसे फिट करो कि इसे आप दोबारा न भूलें, क्योंकि बार बार ये चीज रिपीट हम लोग नहीं कर सकते। अभी शुरुआत है, जब हम रिवीजन करेंगे तो जरूर से इसका वापस से दोहराएंगे, लेकिन अभी आगे बढ़ने के लिए ये पिछला पढ़ना या उसको रिवाइज करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब हम अगला लेते हैं। आज मैं आपसे कुछ बेसिक चीजें पूछूंगी जो आपके और मेरे लिए बताना बहुत ज्यादा आपको जरूरी है। देखिए, एक मिनट ना। यस, अब मुझे आप लोगों को बताना, देखिए बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे, यस मैम। संज्ञा। अब मुझे बताइए संज्ञा किसे कहते हैं? बताइए, संज्ञा किसे कहते हैं? आप लोगों को सिंपल सी बात बतानी है, संज्ञा किसे कहते हैं? अभी मैं आपसे हिंदी में पूछ रही हूँ, बताइए संज्ञा किसे कहते हैं? बता सकते हैं आप लोग संज्ञा किसे कहते हैं? यहाँ 15 लोग मौजूद हैं। चलिए, जो शब्द, और मुझे छोड़ के जी, जो शब्द जिसके नाम, वस्तु, प्राणी या जगह का प्रयोग करते हैं। हाँ, वेरी गुड। जी हाँ, और कौन बताएगा? किसी भी संज्ञा की चीज के परिभाषा नाम बताइए। अथवा स्थान का पता चल नहीं। किसी व्यक्ति, स्थान, भाव का नाम। प्राणी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाउन? संज्ञा। नाउन की डेफिनेशन संज्ञा। पता है आपको? यस मैम। बोलिए। नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। Noun is the name of a नेम, प्लेस, एनिमल, बोलिए, थिंग। नेम, किसी भी प्लेस, व्यक्ति, एनिमल, थिंग। वस्तु, स्थान, in place जानवर और thing। के भाव को बराबर। संज्ञा कहते हैं। संज्ञा होती है नाउन, ठीक है। संज्ञा को हिंदी अंग्रेजी में कहा जाता है नाउन। और संज्ञा की जो एक्सक्यूज मी, संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ध्यान में रखिए, व्यक्ति मतलब हम, वस्तु मतलब चीजें, और स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। और अर्थात भाव भी उसमें आते हैं, ठीक है। व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। जैसे शिवांजलि हो गई, रेणुका हो गई, असीन हो गई, ये जो भी नाम है ये सब क्या है? नाउन है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कानपुर हो गया स्थान, ठीक है। व्यक्ति, वस्तु, और वस्तु क्या हो गई? किताब हो गई, बोर्ड हो गया, पेपर हो गया, पर्दा हो गया, पेन हो गया, चौक हो गया, तो ये सब क्या कहलाता है? वस्तु, ठीक है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अब मुझे बताइए, संज्ञा हो गई, संज्ञा के बाद दूसरा होता है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण भाग है हिंदी में, सर्वनाम। बताइए सर्वनाम किसे? प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द उपयोग होते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द होते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रख लीजिए, संज्ञा की जगह पे आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा, समझी, मैंने आपसे कहा कि सिया दिल्ली गई, सॉरी, सिया दिल्ली से किताब लाई।
अभी मैंने आपसे कहा सिया दिल्ली से किताब लाई, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझ गए हैं सिया सिया नाउन है, मतलब संज्ञा है, दिल्ली संज्ञा है, किताब संज्ञा है, ठीक है। अब इसके बदले सर्वनाम का प्रयोग करना है। वह वहां से वह लाई, ठीक है। मतलब संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जहां पर नाम न लेते हुए वह, उसका, उसने, ऐसे, यहाँ वहां का प्रयोग किया जाता है, वो सारा की सारा आपको क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। बात समझ में आई आपके? यस वह, तू, कोई, कौन, वह, तू, कोई, कौन, यहाँ, वहां, इसका, उसका। जहां पर मैं, गरिमा ने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, मैं कल बोलते हैं समझिए मंथन दिल्ली गए, तो आप बोलेंगे वह दिल्ली गया या वह वहां गया, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना हम बाहर गए थे, अब हमें क्या पता चला आपको कौन कहाँ गया था, हम में कौन गया था, बाहर किधर गए थे, कुछ पता चला, तो ये सब आपका सर्वनाम का प्रयोग हो गया, वहां पर संज्ञा का कोई प्रयोग नहीं है। मैंने कहा हम सब कल मुंबई गए थे या मैं कल मुंबई गई थी, तो आपको समझ में आ गया स्थान कहाँ था, व्यक्ति कौन था, ये सब कौन था। लेकिन जहां नाम की जगह पर इन सब सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, संज्ञा का प्रयोग नहीं किया जाता, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगला आपका आता है विशेषण। अब मुझे बताइए विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं। अब संज्ञा या सर्वनाम, जैसे मैंने आपको बोला, संज्ञा सर्वनाम मतलब हम, तुम या हमारे रोजमर्रा के जो चीजें आसपास, स्थान, वो सब। और इसकी विशेषताएं कैसी होती है? मैंने कहा रेणुका बहुत लंबी है, तो ये रेणुका संज्ञा है और ये उनकी विशेषता क्या है? वो लंबी है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपसे कहा कि वह बहुत, शरण्या बहुत सुंदर है, तो ये उनकी विशेषता होगी कि वह सुंदर है, ठीक है। वह आम बहुत मीठा है, तो ये आम की क्या विशेषता होगी कि वो मीठा है, ठीक है। यह बोर्ड हरा है या काला है या जो भी है, तो ये भी क्या है, इसकी विशेषता है। आई बात समझ में? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, ठीक। अब तीसरा मुझे बताइए क्रिया क्या होती है? क्रिया, चौथा है हमारा भाग, वो है क्रिया। बताइए क्रिया, क्रिया क्या हुई? सबसे आसान चीज है क्रिया। अब वो क्रिया क्या होती है आप ही को बताना है। बताइए क्रिया क्या होती है? कुछ काम करना, कुछ काम Action. करना। क्रिया वे शब्द है जिनमें किसी काम का करना या होना प्रकट होता है। जैसे मैं चलता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, या पढ़ना, जाना, रोना, दौड़ना, हंसना, गिरना, मुस्कुराना, लिखना, जो भी मैं, सामने वाला वो जो क्रिया करता है, सामने वाला जो भी मूवमेंट करता है, वह क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिए क्रिया। उसके बाद में है क्रिया विशेषण। तो ये भी समझ जाइए कि जब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषता कहलाता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। अब क्रिया विशेषण, क्रिया की क्या विशेषताएं हैं? क्रिया हो गई दौड़ना, हंसना, खाना, पीना, लेकिन उसकी विशेषता क्या होगी? कोई धीरे धीरे खाता है, कोई तेज तेज दौड़ता है, कोई लंगड़ा लंगड़ा के चलता है, तो ये क्रिया की विशेषताएं हैं। आई बात समझ में आपके? कोई शीघ्र 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 बोलता है, मतलब बहुत जल्दी 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 बोलता है। मैंने कहा वह बहुत, वो बातें करती है, वो बहुत तेज बातें करती है, बहुत शीघ्र बातें करती है। वह दौड़ता है, ठीक है। या हम ऐसे कहते हैं कि गौरेश दौड़ते हैं, दौड़ता है, ठीक है। तो यह गौरेश दौड़ता है, तो गौरेश एक क्रिया कर रहे हैं दौड़ने की, लेकिन गौरेश की क्रिया विशेषता क्या हो गई कि वह बहुत तेज दौड़ते हैं, ठीक है। मंथन धीरे धीरे लिखते हैं, या मंथन धीरे धीरे लिखता है, तो मंथन की क्या विशेषता हुई? क्रिया विशेषण क्या हुआ मंथन का? कि वह धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे, मतलब कार्य कैसे हो रहा है? तेज, धीरे, जोर से, या वह गिर गया, ठीक है, वो गिर गया, आपको समझ में आया कि वो गिर गया,
वो बहुत जोर से गिरा, तो आप काम की गंभीरता को पहचान सकते हैं। एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना घट गई, कि भयंकर दुर्घटना घटी, गाड़ियां बहुत तेजी से टकराई, तो आप समझ जाइए कि आपको सीन क्लियर हो जाता है कि तेजी से टकराई मतलब कार्यक्रम, कुछ ना कुछ परेशानी या कुछ दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना घटी है। बारिश हो रही है, बारिश बहुत जोरों से हो रही है, आप समझ जाएंगे हेवी रेनफॉल। ठीक है, तो ये चीजें विशेषताएं बताता है, ये उसकी अपनी एक बातों को। अब ये चीजें आपको बेसिक चीजें बताने की आपने पढ़ी हुई हैं सारी, आप बचपन से फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड से ये सब चीजें पढ़ रहे हो, पर दोबारा ये बताने का या अभी आपको माइंड वॉश करने का या आपको जो भी बोलते हैं आपको रिवाइज करने का सिर्फ इतना ही हेतु है मेरा, कि आपको आगे जब इससे रिलेटेड, इससे जुड़े हुए जब कुछ प्रश्न आएंगे तब आप इसमें कंफ्यूज ना हो, आपको इसमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे क्या करना है, इसे कैसे समझना है। समझ में आया? अभी कोई परेशानी है? सबके सब कैमरे ऑफ करके फिर से बैठ गए, मैं फिर से मुझे देख के खुद से बातें कर रही हूँ, ऐसी वाली बात हो जाती है। कैमरास ऑन कीजिए प्लीज। हाँ जी, और कोई परेशानी है पूछिए। आदित्य, गौरी, रेणुका? नहीं मैम। जी हाँ, समझ में आया बेटा? समझ में आया इन द सेंस याद आया कि हमने ये पढ़ा था? यस मैम। अब देखिए, साधारण सी बात है, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा और संज्ञा के भेद, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको, इससे जुड़े हुए आपको प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को आपको व्याकरण की दृष्टि से इसे आपको सॉल्व करना पड़ता है, उसकी दृष्टि से आपको इसे लिखकर पहचानना पड़ता है। अब साधारण सी बात है, संज्ञा पहला भाग जो हमारा है संज्ञा। मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पर संज्ञा के प्रश्नों में संज्ञा के भेद दिए जाएंगे, ठीक है, और संज्ञा के भेद के बाद संज्ञाओं का रूप परिवर्तन भी दिया जाता है। ठीक है, अब संज्ञा के भेद की दृष्टि से आप सभी जानते हैं कि संज्ञा के भेद कितने प्रकार के होते हैं। एक्सक्यूज मी, संज्ञा के भेद कितने प्रकार के होते हैं, कोई बता सकता है मुझे? 6 6 प्रकार के। 3 संज्ञा के भेद साधारणतः, हाँ जी ईशान बोलिए। 3 प्रकार के मिस। हाँ जी, साधारणतः संज्ञा के भेद होते हैं 3 प्रकार के, लेकिन 2 और प्रकार उसमें जोड़े गए हैं जो कि बोलते हैं आपको भाषा की दृष्टि से थोड़े थोड़े उपयुक्त पड़ते हैं। इसलिए टोटल हम जब इसका अध्ययन करते हैं तो हम उसके भेद 5 प्रकार से माने जाते हैं। हम उसके भेद कितने प्रकार के मानते हैं? 5 प्रकार के। ठीक है, पहला जो संज्ञा का भेद होता है, ईशान बताइए, पढ़ा है हमने लास्ट टाइम? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, अब व्यक्तिवाचक जो है, अब आप मुझे बताइए व्यक्तिवाचक क्या है? व्यक्ति का नाम। और किसी व्यक्ति का नाम। जो शब्द जो व्यक्ति का नाम बताते। ये अभी आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा, आपने बराबर उसके शब्द को पकड़ा है कि यहाँ व्यक्तिवाचक, ठीक है, वाचक मतलब पढ़ना, व्यक्ति मतलब व्यक्ति, जिसमें व्यक्ति के होने का या जिसमें कोई व्यक्ति आपको समझ दिखाई देता है या पढ़ने में आता है तो वो व्यक्तिवाचक। ठीक है, आप अपने लॉजिक से जा रहे हो, बिल्कुल सही है, लेकिन परिभाषा की दृष्टि से जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान तथा विशेष वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष, अब इसे विशेष को आपकी भाषा में मैं सेलिब्रिटी बोल दूंगी तो भी चलेगा, कि जिसे हम जानते हैं, पहचानते हैं, जिसके बारे में हमें ज्ञान है या जिसके बारे में हमें ज्ञात है। ठीक है, हम उस पर्सनालिटी, उस व्यक्तिमत्व या उस जगह का नाम लेंगे जो कभी बदला नहीं है और जिसका कोई जगह ले नहीं सकता। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में अगर हम कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, जो वेल नोन पर्सनालिटीज है जिसे सब लोग जानते हैं, महत्वपूर्ण, ठीक। या उसके बाद हम कहते हैं यमुना नदी, हिमालय पर्वत,
नासिक शहर, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। आई बात समझ में? समझा यहाँ पे? Yes, miss. व्यक्तिवाचक संज्ञा का वहां जब विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष इसका ध्यान, या आप कह सकते हैं कि ये श्याम पट है, मतलब यह एक ब्लैक बोर्ड है। श्याम पट को क्या कहा जाता है हिंदी में? ब्लैक बोर्ड। सॉरी, ब्लैक बोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? श्याम पट कहा जाता है। श्याम मतलब काला सांवला, पट मतलब एक पट्टी, पट जिसपे हम लिखते हैं। ठीक है, अब नहीं बोलता कोई, लेकिन जब बच्चे, या पट्टी कहा जाती थी, पट्टी। स्लेट को क्या बोलते थे? पट्टी। पेम मतलब चॉक, पट्टी मतलब स्लेट। जो आप छोटे बेबी थे ना, बच्चे थे, तब आप उसका इस्तेमाल करते थे, स्लेट का। आई बात समझ में? अभी तो मुझे बहुत कम दिखता है, लेकिन मे बी है कि नहीं, बच्चों को नर्सरी में हो गई, तो वो एक स्लेट होती है, आप जानते हैं, वो शाम पर। ठीक है, तो ऐसे विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान को आप क्या कहते हो? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आई बात समझ में? दूसरा हमारा ले लीजिए जातिवाचक। दूसरा क्या है हमारा? जातिवाचक संज्ञा। अब मुझे बताइए, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से क्या समझते हैं? इस नाम से आपने क्या समझा, बताइए, बोलिए, कोशिश कीजिए, दिमाग लगाइए। निधि, हाँ जी, किसी स्त्री जाति, पुरुष का जाति। बोध करना। क्या होता है? प्लीज जोर से बोलिए। किसी जाति का बोध करना। हाँ, जातिवाचक संज्ञा में किसी की जाति का बोध होता है। अब देखिए, मैं जाति से क्या मतलब, जाति धर्म का नहीं बोल रही हूँ कि इस संज्ञा से किसी, कोई हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्रिश्चियन है, कौन पारसी, पंजाबी, गुजराती, इसका बोध होता है, ऐसा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा में किसी विशेष, मतलब डेफिनेशन की दृष्टि से, जिस संज्ञा से किसी एक जाति के सभी पदार्थों तथा प्राणियों का ज्ञान हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कैसे बोलोगे आप? उदाहरण के लिए, बालिका, मोर, घोड़ा, पुस्तक, लड़के, दादा, दादी, मतलब जिससे जाति मतलब वो जेंडर्स, लड़की है कि लड़का है, जानवर, प्राणी है तो कौन सा प्राणी है, मोर है कि हाथी है कि बिल्ली है कि कुत्ता है, तो ये सब जातियों का, ये जात कि वो प्राणियों की जाति, ये कोई जात धर्म वाली बात नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में आपको? कि उससे व्यक्ति का मतलब कौन है वो, लड़का है, लड़की है, बुजुर्ग है, यंग है, बच्चा है, या फिर कौन प्राणी है, या वो प्राणी गाय है कि वो भैंस है कि वो बैल है, इन सब चीजों को शब्दों द्वारा पता चलता है, तो वह आपकी कहलाती है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तीसरा आपका आता है भाव। जो भाववाचक संज्ञा आपको प्रश्नों में पूछी जाती है, यहाँ पढ़ लें, फिर मैं आपको अंत में बताऊंगी कि किसका ज्यादा अभी आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। यह होती है तीसरी भाववाचक संज्ञा। अब मुझे आपको बताना है, आप मुझे बताएंगे भाववाचक संज्ञा क्या होती है, बताइए। किसी चीज का भाव, इमोशन। हाँ जी, आप सही है अपनी जगह पर। बोध करना। श्री बोलिए। भाव का बोध करना। देखिए, संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी के गुण, दोष, भाव या दशा का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा किसी गुण, दोष, दशा का भाव होता है, उसे भाववाचक, मतलब जिससे आपको पता चलता है कि वो किस भाव में है। अब वो भाव आप कैसे पहचानोगे? भाव को ऐसे ये वाले भाव नहीं कि गुस्सा आ गया है, कि वो रूठ गया है, कि उसे हंसी आ रही है, कि वो मुस्कुरा रहा है, ये सब भाव उसमें नहीं आएंगे। ये तो आएंगे, लेकिन इसके साथ में कौन कौन से भाव आते हैं? बचपन, वो बड़ा है कि छोटा है, मधुरता है कि कड़वाहट है, मतलब मीठा है कि खट्टा है, सच है कि झूठ है, फिर सुंदर है कि वो बदसूरत है, फिर वो स्वभाव से अच्छा शालीन है या नीचता है उसमें, या वो जवानी में है या बुढ़ापे में है, या वो नम्र है, सज्जन है, या वो बहुत क्लेशी है, या वो बहुत ज्यादा विद्रोही है। ठीक है, भाव मतलब उसके जितने उसके भाव रस है उस इंसान के अंदर, जितने बोलते हैं ना कि अलग अलग तरह की जितनी भावनाएं होती हैं, वो सारी उसके अंदर समझ में आती हैं, या उन वाक्यों में समझ में आए। अब जब मैं इसके उदाहरण आपको यहाँ पर बताऊंगी, उदाहरण जब हम सीखेंगे इसको पर्टिकुलर एक एक लेकर, तब आपको पूरा जो भी चित्र है वो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा।
कि किसका कब कहाँ कैसे प्रयोग करना है। अब ये 3 चीजें मैंने आपको बताई। व्यक्ति जो कि किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम से जाना जाता है, व्यक्तिवाचक। जातिवाचक मतलब जो किसी विशेष जाति के नाम से जाने जाते हैं, और भाववाचक मतलब जिसमें आपके सारे भावों का समावेश होता है। ठीक है, गुण दोष या फिर आपके दशा, गुण दोष और दशा कि आप क्या हैं, कैसे हैं और किस तरह से हैं, वो सारा भाववाचक में आता है। अब यहाँ पर हमारा चौथा हम लेने वाले हैं, वो है समुदायवाचक। ठीक है, अब समुदायवाचक का जो शब्द है उसको पढ़ के ही आप समझ जाएंगे कि समुदायवाचक क्या होता है। अब मुझे बताइए समुदाय, समुदाय का अर्थ क्या होता है, बताइए प्लीज, समुदाय क्या होता है? ग्रुप। आपको बताना है। हाँ जी रेणुका बताइए। मैम समुदाय मतलब एक प्रकार का ग्रुप। कलेक्शन। दोबारा बोलिए, मुझे आवाज नहीं आई बेटा, दोबारा जोर से बोलिए। मैम ग्रुप। हाँ ग्रुप, समुदाय मतलब एक ग्रुप होता है। जैसे हम एक समुदाय में हैं, अभी फिलहाल में हम एक समुदाय में हैं, या ये एक समुदाय हो गया, या मैं ऐसे कहूंगी प्रशांत इंस्टीट्यूशन, तो ये भी एक समुदाय है। एक से लेके ज्यादा लोगों का एक ग्रुप है, एक बोलते हैं ना, एक समुदाय है, एक खंड है। ठीक है, अब देखिए समुदाय से समूहवाचक या समुदायवाचक, इसे समूहवाचक भी कहा जाता है। समूह में रहना मतलब ग्रुप में रहना। ठीक है, अंग्रेजी में समुदाय को ग्रुप कहा जाता है, समूह को ग्रुप कहा जाता है, एक जिसमें एक से ज्यादा कई लोग पाए जाते हैं। अब यहाँ पर समुदाय से तात्पर्य ये शब्द है जो कि समुदाय का बोध कराते हैं। अब वो समुदाय का बोध कैसे कराते हैं? जैसे कि वो बहुत बड़ी सेना है, तो आप समझ गए कि वो सेना है। सेना है मतलब कोई एक सेना है क्या? वो सेना में क्या होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, बराबर है ना। उसके बाद हमने कहा कि हमने एक सभा आयोजित की है, तो भी आप समझ गए कि सभा में क्या होगा, आप और मैं होंगे क्या सभा में? नहीं, 1, 2 या 10 से ज्यादा लोग होंगे सभा में। उसके बाद मैंने कहा कि हम सब कक्षा में बैठे हैं, कक्षा में सभी विद्यार्थी बैठे हैं, तो आप समझ गए कि कक्षा में पूरी कक्षा भरी हुई है, कक्षा में बहुत सारे लोग हैं। उसके बाद हमने कहा कि यह एक बहुत बड़ी मंडली है, मंडल है या मंडली है, तो आप समझ गए कि यहाँ पे 1 से 10 से ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए, तो ये मंडली है, मतलब यह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। क्लियर है आपको, समझ में आया? यस मिस। हाँ जी बेटा। यस मैम। नाम से उसे पहचानिए, जब इसे पढ़ेंगे तो समझेगा। अंत में आपका बहुत सिंपल सा एक 5वां सा यहाँ पर है द्रव्यवाचक। द्रव्य, अब मुझे बताइए ये द्रव्य, ये शब्द संस्कृत से आया है। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, द्रव्य। अब द्रव्य क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो द्रव्य को लिक्विड कहा जाता है। अगर हिंदी की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो द्रव्य को लिक्विड कहा जाता है, मतलब तरल पदार्थ जो पानी फॉर्म में रहता है, तेल, दही, छाछ या जो भी ऐसे पतला हो जाता है उसे आप कहोगे द्रव्य। ठीक है, लेकिन संस्कृत से आया हुए द्रव्य शब्द को हम हिंदी में पदार्थ कहते हैं, मतलब किसी वस्तु जो कि लिक्विड से सॉलिड में आ जाती है, मतलब वो पतले तरल पदार्थ से जिसको कहते हैं कड़क पदार्थ में परिवर्तित हो सकती है। अब ये द्रव्य में क्या क्या आता है आपको पता है? पहले के जमाने में जबकि कौन सा जमाना है पहले का, जब चाणक्य का समय था या राजे महाराजाओं का समय था, तो वो जमाने में द्रव्य कहा जाता था। किसे कहा जाता था? पैसे को, अशर्फियों को, सिक्कों को, या जो राजा महाराजा ने अपना जो व्यवहार, दैनंदिन व्यवहार, बार्टेज के बाद जो व्यवहार शुरू हुआ था कि तुम मुझे चावल दो, अगर आप चावल की खेती करते हो, मैं गेहूं की खेती करती हूँ, तो मैं आपको थोड़े से गेहूं दूंगी और आप मुझे थोड़े से चावल दोगे, तो ये व्यवहार था। धीरे धीरे उस राजा ने, वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, उस राजा ने अपनी करेंसी, अपना एक पैसा निकाला कि मेरे तो ये मुद्रा है, ये मेरी अशर्फी है, इस पे एक सिक्का है मेरे राज्य का, बस वो देना है और उसके बदले तुम्हें इतनी इतनी चीजें मिलेंगी। धीरे धीरे करके वो व्यवहार बढ़ता गया और बाद में वो अभी रुपयों के रूप में आपके सामने उपस्थित है। लेकिन ये द्रव्य मुद्रा, अब ऐसे आपने कुछ संस्कृत के, आपने चाणक्य के कुछ सीरियल देखे होंगे, अभी तो देखिए ये टाइम में ऐसे कोई सीरियल या ऐसे कोई पुस्तक में कुछ ज्यादा करके लिखा नहीं होता, लेकिन जब हम पुस्तकें पढ़ते थे या जब मैं छोटी थी या जब हम ये सुनते थे या वो सीरियल्स आते थे,
तब ये शब्द बड़ा कॉमन सा था कि अरे राजा ने इतने द्रव्य दिए। अब तेनालीरामा अगर किसी ने देखा होगा तो द्रव्य शब्द उसने जरूर सुना होगा, ठीक है, क्योंकि अंधेर नगरी चौपट राजा में द्रव्य ये शब्द का प्रयोग होता था कि वो सोना चांदी लोहा तांबा या जो भी व्यवहार में आने वाले सिक्कों या पैसों के लिए द्रव्य भाषा का प्रयोग करते थे। तो यहाँ ध्यान रखिए, द्रव्य से मतलब किसी पतले पदार्थ से नहीं, द्रव्य से मतलब एक पदार्थ से है, जैसे कि लोहा, सोना, पानी, तांबा। जैसे मैंने आपको बोला जो लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, मतलब तरल पदार्थ से जो बोलते हैं कि जिसको बोलते हैं ठोस पदार्थ में बनता है ना। अब सोना भी देखो पिघलाया जाता है तब जाके तो वो ऐसे कुछ हमारा बनता है ना उससे, जो हम पहनते हैं या जो इस्तेमाल बिस्किट्स होते हैं सोने के जो होते हैं। वैसे ही तांबा भी वैसा है, उसे भी पतला करके मोल्ड किया जाता है, उसे भी अलग अलग आकारों में डाला जाता है। वैसे ही लोहा भी पिघलाया जाता है, वैसे ही पीतल भी पिघलाया जाता है, जानते हैं। ऐसे ही पारा भी पिघलाया जाता है। पारा क्या होता है बता सकते हैं आप मुझे? पारा पारा क्या होता है बता सकते हैं? Don't know, ma'am. थर्मामीटर में आगे के हिस्से में थर्मामीटर होता है ना बेटा? मर्क्यूरी। सब अंग्रेज हो गए। मर्क्यूरी आपको आता सब है, लेकिन अंग्रेजी में आता है, हिंदी में नहीं। आपने सिर्फ इतना सुना मेरे दिमाग का पारा चढ़ गया ना तो तुम्हारा कुछ ठीक नहीं, वैसी वाली बात। तो पारा चढ़ना मतलब वही बात, जो मर्क्यूरी उसे पारा कहा जाता है, ठीक है। तो वो पारा थर्मामीटर के ऊपरी भाग में होता है, जो कि वो भी तरल पदार्थ है, लेकिन वो तरल होकर वो ठोस हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो वो द्रव्य हुआ। तो द्रव्य सोना, लोहा, तांबा, पीतल, पानी, ये सब क्या कहलाएंगे? द्रव्य में कहलाते हैं, ठीक है। तो अभी ये पांचों चीजें आपके सामने क्लियर हो गई। समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ये क्लियर हो गया आपको सब कुछ? Yes, ma'am. यस मैम। मिस जी हाँ, कर ही लीजिए, आपकी भलाई है इसमें। मिस जी पूछिए। मिस हाथियों का झुंड फिर कौन सा होगा संज्ञा? समुदायवाचक। हाथियों का एक बहुत बड़ा झुंड आ रहा है, तो जिसमें समुदायवाचक। एक से ज्यादा लोग उपस्थित, एक से ज्यादा संख्या उपस्थित है, बहुत सारा क्या कहलाएगा? समुदाय। समूहवाचक। झुंड भी समूह होता है। चाबी का छल्ला, एक से ज्यादा चाबी तो चाबी का छल्ला होता है, बराबर है ना? यस मिस। वो सारा भी वही कहलाएगा। बालों का गुच्छा, अब कोई एक बाल तो नहीं होता, एक से दो, दो से तीन होते हैं। और गुच्छा किसे कहते हैं? जो ऐसे बाल बना के जो ऐसे जैसे मम्मी दीदिया लड़कियों का रहता है, गुच्छा बन जाता है वो हेयर फॉल वाला, तो वो भी गुच्छा भी आपका समूह या समुदाय में ही आता है, ठीक है। अब इसे भी अलग अलग इसमें बांट दिया गया है आपके अध्ययन के हिसाब से। जैसे आदित्य को अभी प्रश्न पड़ा कि ये कैसे होगा, तो उसी तरह से उसे भी, अब हम जब इसके प्रश्नावली को जब हम इसे सॉल्व करते हैं, जब इसके रिलेटेड जो हमको प्रश्न आ चुके हैं अभी तक एग्जाम में, या आए हैं या आएंगे, तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किसे कहाँ कैसे किस वक्त इस्तेमाल में लाना है, ठीक है। अब अगला मुझे एक बात बताइए कि संख्याओं का रूप परिवर्तन है। अब संख्याओं का रूप परिवर्तन कैसे है? 3 प्रकार से है। पहले प्रकार है, यहाँ पर आता है लिंग। कौन सा प्रकार आता है? लिंग। दूसरा प्रकार आता है वचन, और तीसरा प्रकार आता है कारक, ठीक है। अब मुझे बताइए लिंग क्या है? Gender. हाँ? जेंडर। हाँ, हिंदी में सिर्फ एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि लिंग, ठीक है। हिंदी के इस हिसाब से सिर्फ भाषा के स्तर पे हम कोई जो अभी आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जेंडर का भी अभी क्राइटेरिया आ गया है, लेकिन हिंदी लिखने की दृष्टि से अभी तक हम हिंदी साहित्य में सिर्फ 2 स्त्री और पुल्लिंग किसका प्रयोग करते आए अभी तक? हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का। अब स्त्रीलिंग का इस्तेमाल क्यों करते आए? कि जिसमें से किसी पुरुष जाति का बोध होता है तो वो पुल्लिंग कहते हैं। जैसे हाथी, घोड़ा, गधा, लड़का, घोड़ा, जैसे कुत्ता, बिल्ला, तो ये जो भी हम बोलते हैं वो सारे पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन जैसे हम बोलते हैं घोड़ी है या लड़की है या बिल्ली है या कुछ और अगर आप बोलते हैं तो वो सब स्त्रीलिंग में आते हैं, फीमेल्स।
मेल एंड फीमेल, ये तो आप अच्छे से जानते हैं, इसको मुझे ज्यादा डीप में जाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो जाता है। अब बात आती है, सेकंड आता है वचन। अब मुझे बताइए वचन क्या होता है? नंबर्स। नंबर्स। क्या नंबर्स आदि? संज्ञा के जिस रूप से किसी चीज का एक या एक से अधिक होने का बोध हो। वेरी गुड बात। संज्ञा के जिस भी रूप से किसी एक या एक से अधिक होने का, उसे कहते हैं वचन। अब मैंने कहा रेणुका है, आई है, या मैंने कहा रेणुका, गरिमा, सिया, निधि, अनन्या, ये सब आए हैं। तो आप समझ गए रेणुका एक वचन थी और उसके बाकी के कितने थे? बहुवचन। मतलब इसमें भी दो होते हैं, एक वचन और एक से ज्यादा बहु, मतलब बहुत। ठीक है, वचन भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक वचन और एक से बहुवचन। अगर आपको बहुवचन दिया है तो एक, वह 3 लड़के आ रहे हैं, तो इसे एक वचन में बदलिए, लड़का आ रहा है। आई बात समझ में? हाँ मैम। अब मुझे बताइए कारक। आप कारक बोलेंगे, बताइए आप कारक किसे बोलेंगे? साधारण सी बात है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको याद करने के लिए बोला था, जो मेरे 9th के बैच के बच्चे थे, कि देखिए कारक सिंपल सी बात है कि जब कारक, कारक का क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का उसका संबंध है वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए। देखिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। अब वो कैसे जाना जाए? तो मैंने रेणुका से कहा, तो जो ने शब्द आया वह कारक है। वह अनन्या के साथ गई, तो ये जो दो शब्दों को जोड़ने, संज्ञा और सर्वनाम के बीच जो जोड़ने के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया, वह कारक है के साथ। आई बात समझ में? मतलब आपको और मुझ में संज्ञा और सर्वनाम के संबंध को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते, ने, तुम, मैं, साथ, को, इस, पे, जो भी शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे मैंने कुछ कहा, मैं कहा, क्या कहा? मैंने कुछ कहा। वह वहां गई, वह गई, कहाँ गई? वहां गई। तो ये जो बीच के शब्द है, जो संबंध दोनों को जोड़ते हैं, वह कारक कहलाते हैं। प्रैक्टिस के दौरान आपको इसमें ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो ये संज्ञा से जुड़े हुए 3 एक्सक्यूज मी 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी जो मैंने आपको बताई। संज्ञा क्या है ये भी आपको बताया। रुकिए मैं आपको एक सेकेंड ना, क्रिया विशेषण भी आप लोग जान गए हैं, विपरीतार्थी शब्द। ठीक है, अब आगे का जो है जिसके कि कहाँ पर कौन से शब्द बदलने हैं, संज्ञा कहाँ बदलनी है, संज्ञा का कहाँ प्रयोग करना है, ये सब के लिए मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में लूंगी। क्योंकि कैसा होता है, एक दिन में इतने सारी चीजें अगर आप पढ़ लेते हो तो फिर जब अगले लेक्चर में मैं आपसे पूछने जाऊंगी तब ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि क्या करना है मैम, समझ में नहीं आया, या वो चीज याद ही नहीं आती है। आज के नॉलेज के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखिए, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समुदायवाचक, समुदायवाचक, पांचवा द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। पांचवा होता है द्रव्यवाचक। उसके बाद में जो संज्ञाओं का रूप परिवर्तन है वो कितने प्रकार से परिवर्तित होता है? 3 प्रकार से। पहला लिंग, लिंग, दूसरा कार, वचन, वचन, तीसरा कारक, वेरी गुड। ठीक है, अब ये सब विकारी शब्दों में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिंग के बारे में बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है मेरे पास, आप अच्छे से समझ जाते हैं। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग ही है। मैंने कहा देव तो आप कहेंगे देवी, अगर मैं कहती हूँ बेटा तो बेटी, घोड़ा तो घोड़ी, नट नटी, दादा दादी, पुत्र पुत्री। ठीक है, अब इसमें आपने जो पिछली बार जो पढ़ा होगा
वो तो था ही, ठीक है, लेकिन उसके अलावा प्रैक्टिस में आगे आगे हम शब्द लेते जाएंगे। दूसरा वचन है, तो वचन में यहाँ पढ़ने के लिए भी ऐसा कुछ विशेष नहीं रहता, एक वचन से बहुवचन में जाना होता है। पुस्तक, पुस्तकें, लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, ठीक है, गुड़िया, गुड़िया। तो ऐसे कई छोटे छोटे से शब्द हैं, बूढ़ा, बूढ़े, बच्चा, बच्चे, केला, केले, चीता, चीते, ठीक है। तो एक वचन से ये सारे के सारे बहुवचन में। अब जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है, वो है कारक। अब कारक के जो भेद तथा उनकी विभक्तियां हैं। अभी जो विभक्तियां दी गई हैं, ये है आपको की किताब में कौन से पेज में, या फिर मैं आपको बता दूंगी, आपको पता भी है, पिछले साल भी मैंने करवाया कि आपने सुना होगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध, काकी के, रारे, राधिकरण में, पर, संबोधन, ए, अरे, हरे, बराबर। तो ये एक विभक्तियां हैं जो आपको याद करनी। कितने शब्द है? 3, 3, 6, 7, 8, ये 8 है, जिससे आप पहचानोगे कि कर्ता है कि कर्म है कि कारक है कि संप्रदाय है कि आपादान है, ठीक है। ये विभक्ति आपको याद करके रखनी है, और जैसे ही फिर उससे रिलेटेड कोई वाक्य आता है तो आप इमीडिएटली पहचान जाते हो कि मैम ये कर्ता है, ये कारक है, ये कर्म है, ये करण है, ये संप्रदान है, ठीक है। ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? कारक के। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारकों का रूप प्रकट करने के लिए उनके साथ लगने वाले शब्द चिन्ह विभक्ति कहलाते हैं, ठीक है। तो उन विभक्ति शब्द चिन्हों को हमें याद करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। क्यों जरूरी रहता है? कि ये गीत माला की तरह है, वो एक बार याद हो गया, राग में, सुर में याद कर लो, तो जब भी उससे रिलेटेड कोई प्रश्न आता है आप इमीडिएटली वो सोच सकते हो और वहां पे उसका वो उत्तर आपको फटाक से आ जाता है, ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, कौन से प्रकार का क्या उपयोग है, ये हम आपको अगले लेक्चर में लेंगे। हमेशा की तरह मैंने आपसे जैसे लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं हर लेक्चर के लास्ट 10 मिनट्स में आपको एक 20 शब्द लिखवाती हूँ कठिन, वो आपको लिखना है और फिर बाद में मैं आपको टैली करके दूंगी, फिर आप उसको टैली कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बोल रही हूँ, लिखिए। नोटबुक ओपन कीजिए अपनी, पेन ले लीजिए। पहला शब्द बोलूं? यस मैम। पहला शब्द लिखिए, सब रेडी है? मंथन, शरण्या, शिवांजलि, ईशान, यस मैम। श्री, ओके। पहला शब्द लीजिए, पदार्थ। यस मैम। फटाफट लिखने की आदत डालिए। पहला शब्द ले लीजिए, पदार्थ। लिख लिया मैम। दूसरा ले लीजिए, संवेदनशील। यस मैम। लिख लिया? दूसरा लिया आपने, संवेदनशील। उसके बाद में लिख लीजिए स्वामिनी। स्वामिनी। लिखा मैम। यस मैम। बुद्धिमान। लिख लिया। यस मैम। शूद्र। व्हाट क्या? मैम? शूद्र। शूद्र। शूद्र, 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 द्र, शूद्र। अगला ले लीजिए, अभिनेत्री। अभिनेत्री। यस मैम। प्रबंध। यस। प्रबंध लिया आपने। प्रबंध के बाद ले लीजिए, सम्राज्ञी। सम्राज्ञी, जैसा आप सम्राज्ञी न का प्रयोग करते हो ना, तो हिंदी में सम्राज्ञी बोलते हैं। सम्राज्ञी। सम्राज्ञी। हाँ जी, बोर्ड पे लिख सकते हो क्या?
बोर्ड पे तो मैं बाद में लिख के दूंगी जब आप टैली करोगे, अभी मैंने आपको डिक्टेट किया, आप लिखिए, और उसके बाद गलत क्या है वो मैं आपको सबको बाद में बताऊंगी, ठीक है। लिखिए, सम्राज्ञी लिखा, यस मैम। कवयित्री, कवयित्री, कवि का ऑपोजिट जेंडर होता है कवयित्री, डन जैसे कवि होता है ना, कवयित्री। वीरांगना, वीर का स्त्रीलिंग है वीरांगना, वीरांगना लिखा। यस मैम। यस मैम। हंसिनी, व्हाट मिस? हंसिनी, हंस होता है ना, हंस, हंसिनी। तपस्वी, यस मैम। अध्यापिका, यस मैम। जितने यहाँ मौजूद हैं प्लीज लिखने का प्रयत्न कीजिए बेटा, गलत तो गलत ही सही, लेकिन लिखने की कोशिश कीजिए। सभी से बोल रही हूं मैं कि आपको अगर लगता है कि गलत होगा, हमें नहीं आ रहा है, तो जो आ रहा है मन में वो लिखो, कम से कम पेपर पे अक्षर उतारने की कोशिश कीजिए अपने दिमाग से। बाकी तो मैं टैली कराऊंगी, तो जो गलत सही ईमानदारी से चेक कर लेना, लेकिन कोशिश प्लीज कीजिए, ठीक है। अगला लिया आपने, अध्यापिका लिया, यस मैम। हाँ, उसके बाद लीजिए सम्राट, एक्सक्यूज मी, सम्राट। प्रिय, यस मैम। कितने हो गए पाठ? 15 16। 15 में अच्छा ठीक है। 15 हुए मिस। कर्ता, कर्ता, Yes, ma'am. रचयिता, रचयिता, बोलते हैं ना, रचना को किसने रचा है, रचयिता कौन है उसका, तो वो रचयिता शब्द, रचयिता लिखा। यस मिस कैन यू रिपीट? जी है। अब लिखिए, एक आसान देती हूँ, सेवक, गुणवान, 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 यस मैम। कितने हो गए? 19 ओके ओके, 19 हो गए। विद्वान, विद्वान, यस मैम हो गया। हो गए। चलिए पहला बोलेंगे, और देखिए ये जितने शब्द आपने लिखे हैं, अब मैं आपको सही शब्द यहाँ पर लिख के दे रही हूँ, और उन सही शब्दों को आप अपने से चेक कीजिए ईमानदारी से और शांति से, और समझिए आपका और मेरा सेम है तो उसे राइट लगाइए, और खुद को जज करो कि अपन कितने शब्द कैसे लिख सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रैक्टिस टास्क है बेटा, कि ये प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो एट द एंड तक आपको बहुत मदद होती है भाषा के लिखने में, ठीक है। पहला शब्द बोलिए, पदार्थ। पदार्थ। पदार्थ, पदार्थ। पदार्थ मतलब, पदार्थ क्या होता है? वस्तु। उस सामान। दूसरा बोलिए, संवेदनशील। संवेदनशील, ठीक है। तीसरा बोलिए, स्वामिनी। स्वामी की पत्नी स्वामिनी, मालिक और मालकिन बोलते हैं ना, वो स्वामिनी है, मतलब वो मालकिन है, स्वामी और स्वामिनी। हाँ, अगला बोलिए, बुद्धिमान। तो सभी को आना चाहिए ना। बुद्धि, बुद्धिमान, जो बहुत ज्यादा, जिसके दिमाग में बुद्धि होती है वो क्या कहलाता है? बुद्धिमान।
ठीक है, अगला बोलिए। शूद्र। देखिए जो बुद्धिमान है उसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, एक तो इस तरीके से और दूसरा एक बुद्धि। कितने तरीके से लिख सकते हो आप इसको? दो तरीके से, एक इस तरह से लिख सकते हो, एक इस तरह से, बुद्धिमान। ठीक है, अगला ले लेते हैं हम शूद्र। शूद्र। शू द में र, शूद्र। ठीक है, तो शूद्र किसे कहा जाता है? जो जैसे पहले के जमाने में ऐसे धर्मों के हिसाब से जो छुआछूत या ऐसे जो निचले तबके के लोग माने जाते थे, उन्हें शूद्र कहा जाता था। ठीक है, अगला लीजिए। अभिनेत्री। अभिनेत्री किसे कहा जाता है? हीरोइन, हम्म? एक्ट्रेस। अभिनेत्री। अभिनेता का ऑपोजिट होता है अभिनेत्री। ठीक है, अगला ले लीजिए। प्रबंध। 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 प्रबंध क्या होता है? प्रबंध क्या होता है बता सकते हैं आप? जी रेणुका। मैम आयोजन। आयोजन करना, मैनेज करना। प्रबंध मतलब मैनेज। ठीक है, तो मैनेजमेंट बोलते हैं ना, प्रबंधक के विद्यार्थी, मैनेजमेंट। तो प्रबंध मतलब मैनेज करना। अगला बोलिए। सम्राज्ञी। अब सम्राज्ञी क्या होता है? सम्राट का ऑपोजिट होता है सम्राज्ञी। ठीक है, ज्ञ ज्ञानी का ये जो शब्द है वो है ज्ञ ज्ञानी। ठीक है, तो ये सम्राज्ञी और ये आपके सम्राट। सम्राट की जो पत्नी होती है वो सम्राज्ञी होती है, राजा रानी। ठीक है, अभी हम राजा रानी बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन संस्कृत में सम्राट और सम्राज्ञी होते थे। ठीक है, अगला बोलिए। कवयित्री। हाँ जी, कवयित्री। अब जो कवि है, ठीक है, कवि की जो जैसे कोई कविता लिखते हैं वो अगर मेल है तो वो कवि है, और अगर कोई फीमेल राइटर है तो उन्हें आप कहेंगे कवियत्री। तो कवयित्री, कवयित्री। ठीक है, कवयित्री, कवियत्री, और ये हमारे कवि हैं। ठीक है, चलिए अगला बोलिए। वीरांगना। हाँ जी, अब वीरांगना की बात होती है, जैसे कि वीर होते हैं। ठीक है, जैसे वीर होते हैं वैसे ही वीरांगना। तो वीरांगना, वीरांगना। ठीक है, वीरान, आधा न गना, वीरांगना। ठीक है, आ गया समझ में? यस मैम। अगला हंसिनी। हंस, ये होता है आपका हंस, और ये मिसेस हंस होगी हंसिनी। ठीक है, चलिए अगला बोलिए। तपस्वी। तपस्वी, जो तपस्या करते हैं उसे क्या कहते हैं? तपस्वी, 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 तपस्वी। ठीक है, अगला बोलिए। अध्यापिका। तो अध्यापक है जो अध्ययन कराते हैं, और जो फीमेल है वो होती है अध्यापिका। अध्यापिका। ठीक है, कौन कहलाती है वो? अध्यापिका। अगला बोलिए। सम्राट। सम्राट। सम्राट तो बता दिया, वापस लिखूं क्या बेटा? नो मैम। सम्राट। अगला प्रिय। प्रिय, तो सभी को आना चाहिए, आप मेरे बहुत प्रिय हैं, तो हो गए प्रिय। प्रिय, कर्ता। प्रिया। हाँ जी, नेक्स्ट करता है। कर्ता। जो क्रिया करता है उसे क्या कहा जाता है? कर्ता। ठीक है जी, रचयिता। रचयिता। गीता। ठीक है, यस मैम। सेवक। सेवक, जो सेवा करते हैं। रचयिता उसे कहा जाता है जो किसी किताब को रचता है, रचनाकार होता है ना, वैसे ही वो रचयिता होता है। ठीक है, सेवक। अगला बोलिए। गुणवान।
गुणवान, गुणवान नहीं होता बेटा, गुणवान। आपके अंदर क्या है, गुण है, बाण का ण आता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर गुणवान नहीं, गुणवान ये गलत शब्द है, गुणवान। आप क्या है, गुणवान है। वैसा ही लिखा है मैम। हाँ जी, अगला, विद्वान। बहुत विद्वान भी है आप, विद्वान मतलब बहुत होशियार, बहुत ज्ञाता, आपको बहुत कुछ आता है, तो उसे कहते हैं विद्वान। ठीक है, अगला क्या बोला था मैंने, हो गए मैम। सारे हो गए। अब Yes, खुद ma'am. को पूरी ईमानदारी से चेक कर लीजिए एक बार, बिल्कुल उसमें मान सम्मान अपमान की बात नहीं आती है कि कितना आपके सही है कितने गलत है, ये एक बार आप चेक कर लीजिए अपने अपने में, गलत के आगे सही शब्द लिख लिया कीजिए। ठीक है, हाँ मैम क्लियर है? कर लिया।